हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है द पोर्ट जनरेशन, जिसके शुरुआत में हम रेचल को देखते हैं, जहाँ पे घर का जो एआई सिस्टम है वो उसके सारे म्यूटेंट चेक करके उसे बताता है कि उसकी बॉडी का गट हेल्थ काफी अच्छा है। अब वो ऑफिस के लिए रेडी होती है, जहाँ पे वो खुद एआई मशीन बनाने वाले कंपनी में एक हाई पोस्ट पे काम करती है। अब एल्फी को देखते हैं, जो उसका हस्बैंड है। एल्फी एक बॉटनिस्ट था, यानी पेड़ पौधों को उगाना उसका काम था, लेकिन अब इस एडवांस दुनिया में ये सारी चीज एआई करते थे। एल्फी कॉलेज में पढ़ाया करता था और उसको एआई का बार बार हेल्प करना उसको पसंद नहीं था। रिचल को एक मीटिंग में दिखाया जाता है, यहाँ पर रिचल की टीम ने एक और नया एआई बनाया था जो आंख जैसे दिखता था। वो सारी चीजें इंसानों से सीख रहा था। वो इंसानों के लिए एज ए एडवाइजर काम करने वाला था। और इस बात से एक एम्प्लॉय थोड़ी हैरान भी होती है, क्योंकि ये एआई पोड्स बेसिकली इंसानों का ही जॉब रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन उनके सीनियर उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें हमारी मदद के लिए ही हैं। खैर, अब मीटिंग के बाद रिचल अपने ऑफिस जा रही थी, तभी उसकी बॉस उसे बुलाती है और उसे बताती है कि वो पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही है। अब उसका प्रमोशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो उसका फैमिली प्लान पूछती है कि वो फैमिली प्लानिंग कर रही है क्या। ये सुनकर रेचल थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन वो मना कर देती है। उसकी बॉस कहती है कि तुम काफी अच्छा काम कर रही हो और मैं नहीं चाहती कि तुम प्रेगनेंसी के कारण कोई लीव लो, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा ऑफर सजेस्ट करती हूँ। और उसे एक आर्टिफिशियल वूम सेंटर का नंबर देती है, जो कि एक यूटेरस सेंटर होता है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वूम की मदद से बेबीज पैदा किए जाते थे। और ये सब देखकर रिचल थोड़ा खुश होती है, अपना नाम वहाँ ऐड करवाती है। और कुछ दिन बाद रिचल को वहाँ से कॉल भी आता है, आपके लिए एक यूटरस अवेलेबल है। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलवी को देखते हैं, जो एक फ्रूट्स पेड़ से तोड़कर स्टूडेंट्स को खाने को देता है, पर कोई भी इस फ्रूट्स को खाता नहीं है, क्योंकि वो सीधा पेड़ से उगा था और नेचुरल चीज क्या होती है इन लोगों को पता ही नहीं था। अब दूसरी तरफ रिचल ये गुड न्यूज अपनी दोस्त एलिस को बताती है। अब एलिस खुशी में एक पार्टी प्लान करती है, लेकिन तभी रिचल बताती है कि उसने ये बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई है, क्योंकि वो अभी भी नेचुरल वर्ल्ड से चीजें कनेक्ट करता है और उसे ऐसी आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है। वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि एआई ही होता है, जो एक आंख जैसे दिखता था। अब वो यहाँ बताती है कि एलवी को एक नेचुरल वर्ड चाहिए, यहाँ की मैं प्रेग्नेंट बनूंगी और बेबी को जन्म दूंगी। पर यहाँ एआई उसे बताता है कि यहाँ नेचुरल जैसी कोई भी चीज नहीं है, तुम लोगों को बस एक बेबी होने वाला है, इस चीज की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। अब रिचल एलवी को सारी चीजें बताने का फैसला करती है और घर आती है, पर एलवी काफी परेशान होता है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने फ्रूट्स नहीं खाए थे। और वो रिचल को बताने लगता है कि कैसे लोगों को नेचुरल चीजें पसंद ही नहीं। अब ये बातें सुन के रिचल अपना मन बदल लेती है और वो उसे कुछ नहीं बताती। अब अगले दिन रिचल वोम सेंटर में जाती है, जहाँ पे काफी सारी दूसरी औरतें आई होती हैं। हम वोम सेंटर की ऑनर लिजा को देखते हैं, जो बताती है कि बर्थ रेट काफी कम हो गया है, इसीलिए उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वोम सेंटर ओपन किया है, ताकि वुमन को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। फिर वो उन्हें एक कैप्सूल दिखाती है, जिसमें 9 महीने तक बच्चों की ग्रोथ होती है। जब बेबी पैदा होने वाला होता है तो पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। आगे वो बताती है कि इन बच्चों को सॉन्ग्स, वीडियो, अलग अलग पॉडकास्ट सुनाने की सुविधा भी अवेलेबल है। सारे पेरेंट्स को बताया जाता है कि जो कैप्सूल में बच्चे हैं उन्हें खाना कैसे दिया जाता है। दरअसल पेरेंट्स जैसे ही बच्चा असाइन करते हैं, ये कैप्सूल अपने घर लेके जा सकते हैं। 9 मंथ के बाद इन्हें वैसा ही बेबी होगा। पेरेंट्स को यहाँ बताया जाता है कि ये रियल बर्थ के जैसा ही है। इसके बाद वो रिचल से मिलके बताती है कि ये प्रोसेस शुरू करने से पहले तुम्हें एक डिपॉजिट फी भरनी होगी, जिस पर रिचल कुछ समय मांगती है, क्योंकि उसने अभी तक एलवी से बात नहीं की थी। रिचल मन बनाकर फाइनली एलवी को सब बता देती है। मुझे आर्टिफिशियल वे से बेबी चाहिए, मैं करियर पर फोकस कर रही हूँ, इसलिए मैं नेचुरल बर्थ नहीं कर सकती। ये सुनकर एलवी को बहुत बुरा लगता है। ये सारा फैसला रिचल ने अकेले ही लिया था। अब इनके काफी आर्ग्यूमेंट के बाद रिचल उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हमें एक बार एलिस और उसके पति बेन से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिफिशियल वूम के जरिए ही बेबी पैदा किया था। अब फिलहाल एलवी मान जाता है और ये दोनों एलिस से मिलने उसके घर चले जाते हैं। अब बातों ही बातों में बेन, यानी एलिस का पति, उनको एक बेल्ट पहनाकर दिखाता है, जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियल वूम को कैरी कर सकता है। लेकिन एलवी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा हैरान होता है। घर आने के बाद वो रिचल को बताता है कि मुझे ये डिसीजन इतना प्रेशराइज होकर नहीं लेना है। अब रिचल उसे उसके थेरेपिस्ट को देखने को कहती है, जो एक दूसरा एआई होता है, लेकिन वहाँ भी उसका एआई के साथ आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है।
अब डिनर के दौरान दोनों इंसानों के एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, जहां एवोल्यूशन के चलते अब इंसान खुद अपनी बॉडी को ही यूज नहीं कर रहे हैं। अब रात होती है और एल्वी को ये समझ आता है कि रिचल ये सब अपनी फैमिली के लिए ही कर रही है और अगर उसकी खुशी आर्टिफिशियल बेबी में है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। वो फाइनली रेडी हो जाता है, जिसके अगले दिन ये दोनों लिंडा से मिलते हैं, जहाँ लिंडा इन्हें बताती है कि अपने बच्चे को सिर्फ औरतों के एग से ही पैदा कर सकते हैं, अनलेस उन्हें बेबी बॉय चाहिए। लेकिन रिचल कहती है कि एआई ही उसका बायोलॉजिकल फादर होगा और ये लोग जेंडर भी नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं। के बाद पूरी प्रोसेस इन्हें स्क्रीन पर दिखाई जाती है। अब 9 महीने में इन्हें एक बेबी होने वाला था। अब नेक्स्ट कुछ दिन में रिचल एक ऐप के थ्रू बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन 6 हफ्तों तक बेबी की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। इसी बीच रेचल को कुछ सपने आने लगते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक बेबी होता है, लेकिन वो बेबी के बजाय एक अंडा था। अब ये चीज वो अपने थेरेपिस्ट एआई को बताती है। एआई उसे समझाता है कि ये सपना तुम्हारे डिसीजन को वैलिडेट करता है, यानी कि तुम माँ बनने वाली हो। हमारे सपने हमारी रियलिटी नहीं दर्शाते, इसलिए तुम इन्हें इग्नोर करो। अब 6 हफ्तों बाद बेबी को हार्ट बीट आने लगती है और ये जानकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और सेंटर से बेबी को बॉन्डिंग के लिए घर ले जाने की इजाजत मिलती है। अब 1-2 दिन बाद एल्वी अपने बेबी को स्क्रीन के थ्रू देखता है और उसे फर्स्ट टाइम एहसास होता है कि उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है और धीरे धीरे उससे कनेक्ट होता है, उसे स्टोरी सुनाता है, गार्डन में लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेचल उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो प्रेग्नेंट होने का एक्सपीरियंस खो रही है। उसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है और उसका बेबी किक कर रहा था और वो रिचल को अपने पेट पर हाथ रखने को देती है। अब ये एक्सपीरियंस उसे बहुत ही अलग लग रहा था और उसे अपने डिसीजन पर कहीं ना कहीं पछतावा होता है। अब रिचल काफी स्ट्रेस में रहने लगती है, इसके चलते उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती है। अब एक दिन बेबी को एल्वी क्लास में लेकर जाता है, जहां वो बेबी को लेकर काफी खुश होता है। अब रिचल को समझ नहीं आ रहा कि एल्वी उससे कनेक्टेड है, पर वो क्यों नहीं। अब ये तीनों एआई थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जहां पर रिचल बताती है कि वो बेबी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन वो एआई इस इमोशन को समझ ही नहीं पाता। एआई कहता है कि मुझे बेबी की थेरेपी शुरू करनी चाहिए। वो पोड को उससे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट मांगता है। तभी एल्वी और रिचल को समझ आता है कि ये एआई एक इंसान नहीं है जो इस इमोशन को समझ पाए, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। अब एल्वी उसे सजेस्ट करता है कि रिचल भी उस बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, इसलिए रिचल बेबी को लेकर ऑफिस आती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता कि उसने पोड लगाया है और गलती से गेट पर टकरा जाती है। अब सारे सीनियर उसे देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस आकर उसे बताती है कि उसे बेबी को घर पर ही रखना चाहिए था और वो उसे एक रूम दिखाती है जहाँ पर औरतों ने अपने पॉड्स को रखा था। वो बताती है कि ऑफिस में किसी को भी डिस्ट्रैक्टेड मॉम नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस भी पूरा एआई बेस्ड होता है और इंसानों के इमोशंस को कोई भी कीमत नहीं दी जाती थी। कुछ हफ्तों के बाद पोर्ट को वापस सेंटर में लाना पड़ता है। एक दिन रिचल को फिर से एक सपना आता है, जहाँ पर वो अपने बेबी को लेकर समुद्र के किनारे रेत में चल रही थी और ये फीलिंग उसे बहुत अच्छी लग रही थी, यानी फाइनली वो बेबी से कनेक्ट कर पा रही थी। और अब उसे समझ आता है कि इसके लिए उसे नेचर को भी अपनाना पड़ेगा, इसलिए सुबह उठकर वो एल्वी के बनाए हुए गार्डन के पौधों की खुशबू लेती है और एक पेड़ उठाकर नर्सरी में रख देती है। अब ऑफिस में रिचल की बॉस उसे वापस से पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों हो रही है, क्या तुम्हारा बेबी सही है। पर रिचल को ये बात सही नहीं लगती और वो समझ जाती है कि वो कुछ भी करे, उनके बॉस यहाँ खुश नहीं होने वाले। उन्हें इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड में रखकर काम करते रहें। अब देखते ही देखते इनका बेबी 8 महीने का हो गया था और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये पोड को वापस घर ले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लिंडा इन्हें कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वीक के बाद से बेबी के न्यूरो एनहेंस की ट्रेनिंग शुरू होगी। और लिंडा इन्हें बताती है कि हम बेबी के ब्रेन से डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हमारी रिसर्च के लिए यूज होगा। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रिचल कहती है कि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग के लिए मैंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन लिंडा हंसते हुए कहती है कि ये सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए तुम्हें बेबी ले जाने को नहीं मिलेगा।
अब ये लोग बेबी की डिलीवरी भी 3 वीक्स पोन कर देते हैं क्योंकि दूसरे पेरेंट्स की काफी वेटिंग लिस्ट है। इन्हें पोर्ट्स की जरूरत है। अब ना चाहते हुए भी इन्हें इस बात के लिए मानना पड़ता है। अब धीरे धीरे रिचल को समझ आने लगा था कि ये सब एक ट्रैप था। उसके प्रमोशन का बोल के वूम सेंटर में उसको भेजना, AI थेरेपी, जिससे इस दुनिया में ऐसे सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। एलवी रुकने वाला नहीं था, इसलिए वूम सेंटर जाके वो अपना पोर्ट चुरा कर ले आता है। रेचल भी इस बात से खुश होती है, लेकिन रेचल को उस रात भी एक सपना आता है कि वो एक मॉल में है और वहाँ से बच्चे को खरीद रही है। अब उठने के बाद वो एलवी से कहती है कि मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चे को नेचर के साथ बड़ा करें। इसलिए वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का सोचते हैं और एलवी काफी खुश होता है। एलवी लिंडा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि हमें होम बर्थ का प्लान करना है। इसके लिए मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेबी की डिलीवरी 9 महीने के बाद ही होनी चाहिए। पर लिंडा उससे मना कर देती है। अब एलवी घर आता है और दोनों अपने दूसरे घर चले जाते हैं और ड्राइव करते हुए फाइनली वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अब देखते ही देखते 9 महीने पूरे होने वाले थे। अब ये लोग बेबी को देखते हैं जो अपसाइड डाउन हो गया था, यानी अब कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन उसी रात अचानक से कैप्सूल का सिस्टम बंद हो जाता है और ये देखकर रिचल काफी पैनिक होने लगती है। अभी एलवी बताता है कि ये कैप्सूल 2 दिन तक बिना एनर्जी के रह सकता है। बेबी कभी भी पैदा हो सकता है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो। वहीं अगली रात कैप्सूल बीप करने लगता है कि अब डिलीवरी का टाइम हो गया था, लेकिन कैप्सूल खोलने के लिए इन्हें बर्थ कोड डालना होता है, जो कि इन्हें याद ही नहीं था। इसलिए एलवी ध्यान से पोड को तोड़ देता है और बेबी को निकालता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें एक लड़का हुआ था, जैसे पुराने दिनों में होता था, उसी तरह ये लोग बिना किसी मशीन या फोन के बेबी का ख्याल रखने लगते हैं। कुछ दिन बाद रिचल उस पोर्ट को कोरियर करके वूम सेंटर भेज देती है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।